नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को राज्य अलंकरण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल ने दी उन्हें बधाई। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मारपीट के आरोपी पर लगी धारा 307। पीड़ित की मां ने बताया षड्यंत्र, उठाई जांच की मांग। आंवला नवमी के मौके पर जगह जगह की गई पूजा। आंवला पेड़ के नीचे किया गया सामूहिक भोजन। और लगेज मशीन फिर हुई बेकार। रेलवे स्टेशन में लगेज की नहीं हो रही जांच। सुरक्षा को लेकर प्रबंधन बेपरवाह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 23वें स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में मंगलवार से 3 दिवसीय राज्योत्सव का आगाज हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके मंत्रिमंडल की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के 33 विधाओं में 41 गणमान्य नागरिकों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को भी यहां सम्मान प्रदान किया गया। प्रदेश में हर साल 1 नवंबर को राज्य की स्थापना का उत्साह मनाया जाता है। जिला मुख्यालयों में एक दिन जबकि राजधानी में 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। मंगलवार को साइंस कॉलेज मैदान में भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके और अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कैबिनेट मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। कार्यक्रम के पहले चरण में राज्य के चयनित गणमान्य नागरिकों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने सूची में शामिल सभी सदस्यों को मंच में आमंत्रित कर उन्हें बधाई दी। फिर पूरे सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री अशोक अग्रवाल जी को सहकारिता की भावना के अनुसार किसानों में बचत की स्वहित विचारधारा को पालन कराने और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के महती कार्य को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री अशोक अग्रवाल जी। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन अशोक अग्रवाल को भी यहां सम्मान प्रदान किया गया। श्री अग्रवाल सहकारिता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं। सहकारिता में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए ठाकुर प्यारेलाल सिंह अलंकरण सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए इस मौके पर सभी सम्मानित नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। सम्मानित हुए हैं उन सभी आदरणीय विभूतियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इस अवसर पर मैं राज्य स्थापना दिवस के आप सभी को बधाई देती हूँ। इन आयोजन के दौरान अनेकता में एकता की अनोखी छटा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ लघु भारत उतर आया है। यह महोत्सव विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों का संगम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी सम्मान प्राप्त करने वाले गणमान्य नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जनहित में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की। अलंकरण समारोह के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व के सम्मान करके हम स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये व्यक्ति मन के जीवन से, ये व्यक्ति मन के व्यक्तित्व से समाज में प्रेरणा मिलते। वो मन जिन काम करते वो देख के दूसरों में सीखते, होकर अनुसरण करते। और जब वो मन सम्मान मिलते वो क्षेत्र में और ज्यादा काम करे के ललक समाज के विभिन्न व्यक्ति मन होते। अलंकरण समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मौजूद लोगों को संबोधित किया। ये सम्मान समारोह, अलंकरण सम्मान समारोह से उपस्थित जनता में भी एक अच्छा संदेश जाते हैं। अमूमन अगर अपन जीवन में कुछ अच्छा काम करो तो ऐसने सम्मान मन से हम मतलब एक प्रेरणा
एकड़ से भी थे। तो निश्चित तौर पे ये सम्मान कार्यक्रम के अपन आप में एक उपयोगिता है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 23वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के 17 विभागों द्वारा प्रदेश विभूतियों के नाम पर स्थापित सम्मान के कुल 40 प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी महानुभावों के दीर्घकालीन कला एवं साधना का प्रतिफल है। उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राज्य स्तर का सम्मान प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। साथ ही परिजन भी काफी उत्साहित नजर आए। मालूम हो कि राज्य सरकार ने स्थापना दिवस के साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव भी मनाना शुरू किया है, जिसमें देश के अलावा विदेशों से भी कलाकार यहां आकर अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में देश के साथ विदेशों से भी आदिवासी कलाकार शामिल होकर अपनी संस्कृति और लोक नृत्य की अनुपम झलक पेश कर रहे हैं। गीत, संगीत और नृत्य ने दर्शकों के साथ साथ अतिथियों को भी कार्यक्रम में डटे रहने के लिए मजबूर किया। आदिवासी कलाकारों ने नृत्य के जरिए पूरे कार्यक्रम में समा बांध दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्रिमंडल कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। देश विदेश से आए आदिवासी कलाकार यहां एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम में आए देश के कलाकार आदिवासी संस्कृति को समेट लाए हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज अलंकार समारोह 2022 में देश एवं विदेशों से छत्तीसगढ़ की माटी में पधारे लोक कलाकार मनला रायपुर में मैं हार्दिक स्वागत करत हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ आए अतिथि छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास का आनंद लेंगे और सुखद याद लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। कहने को तो यह राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन इस वर्ष 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 देशों जिसमें मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया और मालदीव के कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। बहुत दिन होते 22 साल, और 22 साल में हम धीरे धीरे करत यहाँ पहुँचे हम। और आज राज्योत्सव के साथ साथ आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मन के सम्मान में और ऊंचाई देवर जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह के आयोजन हो रहे ओकर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विदेश से आए कलाकार भी शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। पहले दिन के आयोजन में न्यूजीलैंड के कलाकारों ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने यहाँ हाका नृत्य प्रस्तुत किया। इन कलाकारों ने छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि से मैत्री और छत्तीसगढ़ की भूमि वंदना की। छत्तीसगढ़ के अप्रवासी असम के कलाकारों द्वारा कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इंडोनेशिया के कलाकारों द्वारा शानदार फ्यूजन डांस की प्रस्तुति देकर नृत्य के विविध रंगों को प्रदर्शित किया। Yo
टोगो के कलाकारों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर उत्साह से भरे नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने कार्यक्रम पर मौजूद अतिथियों की नजरें हटने नहीं दी। इसके अलावा अन्य देशों से आए दूसरे कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पहले दिन के अंतिम कार्यक्रम में इजिप्ट के कलाकारों ने अंतिम क्षण में दर्शकों में नई ऊर्जा का संचार किया और अपनी प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस जिला मुख्यालयों में मनाया गया। 1 नवंबर मंगलवार की शाम पुलिस ग्राउंड में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक व संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्टॉल का अवलोकन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में राज्योत्सव के मौके पर उत्साह देखा गया। एक दिवसीय आयोजन में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ कर संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग उत्सव धर्मी हैं, यह खुशहाली का प्रमुख कारण है। उन्होंने भूपेश बघेल के कार्यों की यहां सराहना की। हम सभी सन 2000 से राज्य के स्थापना का दिन मनाते आ रहे हैं और इस परंपरा को बखूबी निभाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रशासन और शासकीय सभी सहयोगियों का होता है कि वो अलग अलग ढंग से इस राज्योत्सव की कल्पना करते हैं। एक नई कड़ी छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश भैया की सरकार आने के बाद जुड़ी है कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव भी पिछले वर्ष से इस राज्योत्सव के साथ मनाना शुरू कर दिया है। समारोह में मौजूद महापौर रामशरण यादव, मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, प्रमोद नायक सहित अन्य अतिथियों ने उद्बोधन दिया। राज्योत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में तय किए गए कई अतिथि शामिल नहीं हुए। भाजपा ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचे। उपलब्ध अतिथियों ने लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस दौरान आमंत्रित जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता, प्रशासनिक अधिकारी और शहर की जनता मौजूद रही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन मुंगेली के वीर शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद शामिल हुए। राज्योत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य गीत और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों, स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह और मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आज 22 साल का युवा बन चुका है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। इस दौरान कलेक्टर राहुल देव ने स्वागत भाषण दिया और जिले के नागरिकों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गली की समस्या, माननीय मुख्यमंत्री रक्षा संबंध में मुख्यमंत्री योजना लागू की। मुफ्त में हमारे बेटियों को साइकिल देने की योजना, ताकि मुफ्त में पुस्तक कापी, 1 रुपया किलो में चावल, अब मुफ्त में नून, मोहल्ले बात को सुन, दिमाग में को सुन। हम अपन संस्कृति ला भुला जाकर, बिसरा जाकर आप सबसे निवेदन करत हो कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा, छत्तीसगढ़ के बोली, एला हमला हर छत्तीसगढ़िया ला चाहिए कि सम्मान करत। और धन्यवाद दे हुए मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ला, जिन हर आयोजन पर मुख्यमंत्री निवास में करते और हर छत्तीसगढ़िया के सम्मान में आयोजन करते कर जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी होना चाहिए।
खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ प्रदेश है, वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ है, नदियों का यहाँ पर वरदान मिला हुआ है। था कि यहाँ के अमीर धरती में गरीब लोग रहते हैं, तो सब हिसाब को मिटाने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने तरह से योगदान दिया। आज छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते पर है। जिला मुंगेली में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार, सुपोषण, स्वास्थ्य, कृषि आदि विषयों पे बहुत ही गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। मोटरसाइकिल के नकली पार्ट्स और ऑयल बेचने के मामले में पुलिस ने दुकान संचालक पर कार्रवाई की है। राजीव गांधी चौक के पास विशाल ऑटो पार्ट्स में शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी। यहां से नकली स्पार्क प्लग और ऑयल जब्त कर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन क्षेत्र में बोस कंपनी करके है प्राइवेट लिमिटेड, वो थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि उनकी कंपनी का कॉपी करके नकली सामान लोग बेच रहे हैं। कॉपीराइट एक्ट के धारा 51 और 63 के तहत उसमें अपराध कायम किया गया है और मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो बोस कंपनी के आते हैं उसके नकली सामान बेचने के अपराध में एक व्यक्ति श्यामलानी जो उनके शॉप है, दुकानदार हैं वो, उनके लड़के को उसमें अरेस्ट किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। मारपीट के मामले में युवक के खिलाफ धारा 307 लगाने डॉक्टर का फर्जी मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की कांग्रेस नेत्री मां आशा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में खुलासा किया। वहीं सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जनवरी 2022 में हुए एक मारपीट के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 8 महीने बाद धारा 307 प्रकरण में जोड़ा है। आहत उत्कर्ष दुबे की रिपोर्ट पर पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रकरण में जिस निजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों का मेडिकल रिपोर्ट लगाया गया है वह फर्जी है। सिविल लाइन पुलिस ने सरकंडा निवासी शक्ति ठाकुर को 307 की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शक्ति की मां आशा सिंह ने जब मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी स्काई हॉस्पिटल के संबंधित चिकित्सक डॉक्टर राजीव सखुजा और डॉक्टर नरेश कृष्णानी से ली तो रिपोर्ट देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी के द्वारा दूसरे पक्ष से सांठ-गांठ कर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया गया। दोनों डॉक्टरों ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के मामले में सरकंडा थाने में शिकायत की है। पीड़ित शक्ति सिंह की मां आशा सिंह ने कहा कि उसके बेटे को फंसाने पूरे षड्यंत्र के तहत काम किया गया है। जिन डॉक्टरों के रिपोर्ट पे से मेरे लड़के के क्यूरी रिपोर्ट से मेरे लड़के के ऊपर 307 की धारा जो लगी है वो एकदम फर्जी है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ये क्यूरी रिपोर्ट हमसे किसी पुलिस वाले ने मांगा नहीं, ना हमने किसी को दिया, ना ये हमारे सील साइन है। उन्होंने बयान भी दिया है, बाइट भी दिया है उन्होंने मेरे को। 10 महीने के बाद है ना, कैसे उसके ऊपर में 307 लगाया गया। इसमें 4 लोग हैं जो ये सब बना हुआ है, इसमें 4 लोग आरोपी हैं। उत्कर्ष है, अंकित है, ऋषभ शर्मा है और अमन गुप्ता। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने भी संबंधित हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तलब कर जानकारी ली है। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी का कहना है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के मामले की जांच सरकंडा थाने से हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण से धारा 307 हटाने की कार्रवाई की जा रही है। के जो संबंधित डॉक्टर जिनकी रिपोर्ट स्काई हॉस्पिटल से प्रदान की गई थी, उनके द्वारा इसको अभी मना किया जा रहा है और उनके द्वारा संबंधित थाना में इस बात की रिपोर्ट भी दर्ज ये जानकारी मिली है कि उनके द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा रही है कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने दी गई है, ये जो दी है स्काई हॉस्पिटल में, वो उनके द्वारा नियमित नहीं की गई है। तो इसमें 307 जो विवेचना के तहत जो धाराएँ हैं 307 जो लगी थी, वो धारा जो है वो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से और जो विधिक सलाह लेकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में सरकंडा पुलिस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने और करने वाले दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करने वाली है। पूरे प्रकरण में सवाल यह उठता है कि जनवरी की घटना के बाद 8वें महीने में मेडिकल रिपोर्ट बनाना और शक्ति ठाकुर के खिलाफ धारा 307 की कार्रवाई होना किसी के गले से नहीं उतर रहा। आशा सिंह पूरे मामले में फर्जी मेडिकल बनाने वाले और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ
आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 27 खोली मैदान में जुआ खेलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान 6 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए जुआरियों में लॉरेंस जोसेफ, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, रविंद्र सिंह ठाकुर, भुवन देवांगन, सोहेल शेख और बिट्टू सिंह शामिल हैं। सभी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे युवक को बरतौरी चौक के पास पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से लगभग 35 पाव देशी शराब बरामद किया गया। बरतौरी निवासी आरोपी राकेश वर्मा के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। चकरभाटा थाने में खड़े 2 अधेड़ को गौ मांस तस्करी के मामले में पकड़ा गया है। हम आपको बता दें कि चकरभाटा के लोगों ने गौ मांस तस्करी के मामले में दोनों ही अधेड़ का जुलूस निकालकर जमकर धुनाई भी की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए चकरभाटा पुलिस ने आरोपी नरसिंह रोहिदास और राम निवास मेहर के खिलाफ कार्रवाई की है। ACCU ने 2 युवकों से 5 किलो गांजा और 81,000 रुपये जब्त किया है। निरीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि श्याम श्रीवास और इकबाल खान के द्वारा लगातार गांजा बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसकी शिकायत जनदर्शन में भी हुई थी। सूचना मिलते ही आरोपियों को तालापारा से गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द किया गया। घर पर मोबाइल भूलना एक पिता को भारी पड़ गया। उसलापुर आनंद नगर निवासी पीड़ित जितेंद्र यादव के अनुसार 19 अक्टूबर की दोपहर वह घर पर मोबाइल भूल गया था, जिसे उसका 12 वर्षीय पुत्र कामेश ने गेम खेलने के दौरान ठग मास्टरमाइंड द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके खाते से 99,500 रुपये ट्रांसफर हो गए। फ़ोन उठाया, उनसे क्या क्या गुमराह करके फर्जी तरीके से मेरे बैंक खाता से 2 बार 49,000, 1 बार 1500 का फर्जी तरीके से गबन कर लिया। अचानक मैं सामान लेने चला गया था, मेरे घर में काम चल रहा था तो खीला और तार लेने गया था, तो उस बीच में ये घटना घटा है। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी परिवार के आदतन बदमाश पुत्र का नाम एसएसपी ने गुंडा बदमाश में दर्ज करने का फरमान जारी किया है। युवक के खिलाफ कोतवाली और तोरवा थाने की पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दयालबंद निवासी यश आजवानी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, नशाखोरी जैसे गंभीर अपराध में शामिल होने की शिकायत की गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई भी की गई, मगर उसके बाद भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया। पुलिस की माने तो ऐसे आदतन बदमाश का समाज में रहना जनहित में नहीं है। डीआईजी और एसएसपी पारुल माथुर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यश आजवानी का नाम गुंडा लिस्ट में शामिल किए जाने का फरमान जारी किया गया है। बढ़ते हैं आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को राज्य अलंकरण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल ने दी उन्हें बधाई। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मारपीट के आरोपी पर लगी धारा 307। पीड़ित की मां ने बताया षड्यंत्र, उठाई जांच की मांग। आंवला नवमी के मौके पर जगह जगह की गई पूजा। आंवला पेड़ के नीचे किया गया सामूहिक भोजन। और लगेज मशीन फिर हुई बेकार। रेलवे स्टेशन में लगेज की नहीं हो रही जांच, सुरक्षा को लेकर प्रबंधन बेपरवाह। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान के तहत जोनल स्टेशन के गेट नंबर 3 पर लगेज स्कैनर मशीन लगाया गया है। इसकी मदद से शुरुआती दिनों में आरपीएफ को कामयाबी भी मिली, पर अब ये मशीन धूल खा रही है। यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों के सामानों की जांच नहीं हो रही है। अति संवेदनशील स्थलों की सूची में शामिल बिलासपुर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। यहाँ पिछले सप्ताह भर से बंद लगेज स्कैनर मशीन की कोई सुध नहीं ले रहा है। लिहाजा प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की पहचान नहीं हो पा रही है। पूजा पर्व और त्योहार के दृष्टिगत लगेज स्कैनर मशीन की महत्ता महसूस की जा रही है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान के तहत मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 3 पर लगेज स्कैनर मशीन लगाया गया था। इसकी सहायता से शुरुआती दिनों में आरपीएफ को कामयाबी भी हाथ लगी थी। यहाँ पीक सीजन में 1 से 1.5 लाख यात्रियों को रोज आवागमन होता है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। दरअसल पिछले कुछ सप्ताह से गेट नंबर 3 के पास टाइल्स बदलने का काम किया जा रहा है। इस कार्य के चलते लगेज स्कैनर मशीन को गेट नंबर 3 से अलग जगह पर रख दिया गया है। मशीन बंद होने से यहाँ कोई भी व्यक्ति सभी तरह का सामान लेकर स्टेशन के भीतर प्रवेश कर रहा है, जिस पर आरपीएफ के जवानों की नजर नहीं जा रही है और स्टेशन में खतरा बढ़ गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे का ट्रेनों में साफ सफाई का दावा झूठा साबित हो रहा है।
गंदगी और कचरे के बीच बैठकर सफर करना यात्रियों की मजबूरी बन गई है। लोकल ट्रेन हो या फिर लंबी दूरी की एक्सप्रेस, सभी का यही हाल है। रेलवे में स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ट्रेनों के हर कोच में सफाई कर्मचारी को सफाई का ठेका दिया जाता है। बावजूद इसके ट्रेनों में सफाई नहीं होती है। ऐसा एक मामला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को मिला। जब यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन में आई तो ट्रेन से नीचे उतरे यात्रियों ने बताया कि वैसे तो हर तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात की जा रही है, लेकिन कुछ ट्रेनों का हाल देखा जाए तो बहुत बुरा है। शौचालयों के अंदर तो व्यक्ति जा भी नहीं सकता। जब से ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से दुर्ग के लिए रवाना हुई है, तब से लेकर बिलासपुर पहुंचने तक ट्रेन के एक भी कोच में सफाई नहीं की गई है। चारों ओर गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है। यही नहीं, शौचालय का इतना बुरा हाल था कि अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। संपर्क क्रांति में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। AC 3 टायर में हम लोग सफ़र करके आ रहे हैं, बहुत परेशानी। और सीट की चौड़ाई जो बहुत छोटी है, छोटे बच्चों को ले करके सफ़र करने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पूरी बहुत गंदगी, टॉयलेट में गंदगी, वोमिटिंग वगैरह हो जा रहा है, उल्टी हो जा रही है, बहुत स्थिति खराब है। पूरा डब्बा, पूरा बाथरूम इतनी गंदगी है कि आदमी मतलब सही साट मतलब फ्रेश भी नहीं हो सकता है। आप खुद जाके देख लीजिए। कोच की तो पूरी आप देख सकते हो, एक भी कोच अभी तक के सफाई के लिए नहीं आया है। इसमें सफाई मतलब कर्मी है ही नहीं। इसमें हम दिल्ली से कर रहे हैं, दिल्ली से गाड़ी बनती है, ये अभी तक के कोई नहीं आया। अपन दिल्ली से अपन यात्रियों के बैठने की जगह और ट्रेन की फर्श पर पीक के लाल धब्बे पाए गए। ये पीक के निशान दरवाजों पर भी देखे जा सकते हैं। ट्रेन के अंदर का हाल डरा देने वाला है। यह कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। देखा जाए तो ट्रेन के अंदर स्वच्छता बनाए रखने की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी यात्रियों की होती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सफाई कर्मचारी भी इस ओर अनजान बने रहते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेल यात्रियों को अभी भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जी हां, ट्रेनों की बिगड़ी चाल ने मुसाफिरों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। त्योहार खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में मुसाफिर लौट रहे हैं। इस दौरान ट्रेनों की लतीफी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। रोजाना उत्तर भारत और हावड़ा की ओर से अपने निर्धारित समय से ट्रेनें घंटों विलंब से यहां पहुंच रही हैं। बुधवार को दर्जन भर ट्रेनें विलंब से पहुंचने पर यात्री परेशान नजर आए। ग्राम पंचायत बैमा को बेलतरा तहसील में शामिल करने का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पहले की तरह नजदीकी बिलासपुर तहसील के तहत कर दिया जाए, क्योंकि गांव से बेलतरा की दूरी 20 किलोमीटर है। राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए महज 8 किलोमीटर का सफर तय कर वह आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने उन्हें सार्थक पहल करने का भरोसा दिलाया है। बड़ा कष्ट है कि तहसीली बेलतरा में दे दिया गया है और हमारी ग्राम पंचायत बैमा नगोई 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी में है बिलासपुर से। बेलतरा हमारे ग्राम पंचायत से 25 से 30 किलोमीटर है दूरी में। तो इसी को समस्या दूरी जाने की सुविधा के कारण हम लोग कलेक्टर साहब से आकर मुलाकात किए हैं। हम लोग का जो अभी तहसील बेलतरा कर दिया गया है वो हम लोग के लिए बहुत भारी दूरी हो रहा है। 25 से 30 किलोमीटर लगभग दूरी तय करना पड़ता है, जो हमारे ग्रामवासियों के लिए, आम जनता के लिए बहुत कष्ट की सामना करना पड़ता है। मांग है आपकी? हमको हमारा तहसील बिलासपुर ही होना चाहिए, यथावत रहना चाहिए, यथावत रहना चाहिए। बेलतरा बिलासपुर की दूरी जमीन आसमान के समान हो जाता है। किस तरह के काम पड़ते हैं तहसील स्तर पर आप? जिस प्रकार हम बच्चों के लिए जाति आमदनी बनवाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिस किसान के लिए हो गया, ये सब सुविधा है वो हम लोग के लिए दूरी पर है और बिलासपुर नज़दीक पड़ रहा है। इन दिनों शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले का सिलसिला जारी है। अलग अलग वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति की जा रही है, लेकिन कुछ शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल बुधवार को कॉमर्स संकाय के सहायक शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जानकारी दी कि कॉमर्स संकाय वाले सहायक शिक्षक 15-16 वर्षों से कार्यरत हैं, मगर उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि गणित विषय के विकल्प के रूप में शिक्षक पद पर वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जाए। जैसे हम लोग का पदोन्नति में बहुत लॉस हो रहा है। हम लोग चाहते हैं वाणिज्य संकाय वाले जितने भी हैं उनको 1 साल का रिलैक्सेशन देते हुए पदोन्नति में यूडीटी के पद पर हमको पदोन्नत किया जाए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई किए तो गणित से संबंधित हम लोग बहुत सारे ब्याज, लाभ, प्रतिशत, ये सब आय कर, इसकी गणना, ये सब कास्ट अकाउंट है,
फाइनेंशियल अकाउंट है, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं और जो है सब गणित के अंतर्गत आता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम लोग को यूडीटी के पद पर गणित विषय के रूप में, विकल्प के रूप में माने और हमको पदोन्नति दे। आदिवासी समाज 15 नवंबर को प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार से संवैधानिक गतिरोध के चलते सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपकर यहां चल रहे आदिवासी महोत्सव का बहिष्कार किया है। पिछले महीने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया, जिससे आदिवासी समुदाय को दिया आरक्षण घटकर 20% हो गया है। इससे प्रदेश के आदिवासी समुदाय में गहरा असंतोष है। इस मसले पर उसने राज्य सरकार पर अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। नाराज सर्व आदिवासी समाज प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेगा। राज्य सरकार के नाम दिए गए ज्ञापन में उसने कहा है 15 नवंबर को प्रदेश में सड़क और रेल मार्ग बाधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी जाके स्वयं मिले हैं, लेकिन कुछ उसमें प्रभावी कदम नहीं दिखता है। और सरकार जो अभी आदिवासियों को नचा रही है, आदिवासी महोत्सव कर रही है, तो उससे मतलब आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है, उद्वेलित है और दुखी है। तो हम जो आदिवासी महोत्सव चल रहा है 1 से 3 नवंबर का, उसको हम लोग विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। उसका ज्ञापन देने हम लोग आए थे और 15 नवंबर को हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, जिसमें रोड और रेल को यातायात रोका जाएगा। ज्ञापन सौंपने आए सदस्यों ने एक स्वर में कहा, राजधानी रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का वे बहिष्कार करते हैं और कहा, मामूली आरक्षण देने से समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। उनका हक और हिस्सा छीना गया है, इसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तेंदुआ नांदघाट निवासी 55 वर्षीय कृपाल सिंह वर्मा ने जहर का सेवन कर लिया। आनन फानन में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसकी हालत को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लोगों की शिकायत और मांग के बाद आखिरकार तिफरा औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़क को सुधारा जाने लगा है। लंबे समय से ये मार्ग भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिससे कामगार और आसपास रहने वाले लोग खासे परेशान थे। आवागमन में दिक्कतों का सामना करते लोग थक चुके थे। सड़क मरम्मत के बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खुदाई होगा, उसके बाद इसमें मटेरियल डलेगा, मिक्स माल डलेगा, उसके बाद ना ये फिलिंग होगा, फिर रोलर चल के इसमें डामरीकरण होगा सर। अब बाकी जो किसका काम है, ये सरकारी काम है। तिफरा में आए दिन जाम लगने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल फ्लाई ओवरब्रिज से एक साथ बहुत से वाहन तिफरा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ बस्ती जाने वाले मार्ग पर इन वाहनों से यातायात प्रभावित होता है। ओवरब्रिज के सर्विस मार्ग से लेकर तिफरा तिराहे तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया है, जिसके कारण आपाधापी में लोग जाम में फंसकर हलाकान होते हैं। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने पाइपलाइन टूट जाने से कई घंटे तक पानी व्यर्थ बहता रहा। सूचना मिलते ही निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को सुधारा। इस दौरान मार्ग में यातायात प्रभावित रहा। सदर बाजार से गोल बाजार तक फुटपाथ पर लगे वाहनों की वजह से हर रोज सदर बाजार से गोल बाजार तक फुटपाथ पर लगे दुकानों की वजह से हर रोज आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं खरीदार सड़क पर वाहन खड़ा कर सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं, जिससे अव्यवस्था फैलती है। दुकानें लगा करती है, जो संडे मार्केट मुख्य रूप से दुकानें लगती है। उसके अलावा प्रतिदिन 7 दिन यहाँ पे दुकानें लगती है, जिससे कारण रोड घेरा जाता है और यातायात में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो खरीदारी करने बाज़ार में आते हैं वो अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों को सड़कों पे पार्क कर देते हैं, जिससे कारण यातायात में भारी असुविधा होती है। और उसके अनुरूप यातायात पुलिस बिलासपुर और नगर निगम बिलासपुर की एक भी प्रकार की किसी कार्रवाई नहीं की जाती है। छठ पूजा के बाद लोग अपने पीछे कूड़ा करकट कामबार छोड़कर चले गए। पूजा से पहले नियमित रूप से बिलासपुर नगर निगम शहर के अलग अलग एनजीओ और समिति द्वारा छठ घाट की व्यापक पैमाने पर सफाई की परंपरा रही है, लेकिन छठ पूजा संपन्न होने के बाद घाट को यूं ही छोड़ दिया जाता है। पूजा के बाद पूजन सामग्री, गन्ने का कचरा, दीपक, मिट्टी के कुंड यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। निगम के सफाई कर्मचारी घाट के ऊपरी हिस्से की सफाई कर देते हैं, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर चीजें जस की तस दिखाई देती हैं। यही कारण है कि इस बार इस ओर ध्यान दिया गया। छठ पूजा समिति से जुड़े कुछ कार्यकर्ता, ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य और लॉरेंस सामाजिक संस्था द्वारा तोरवा छठ घाट की सफाई की गई।
घाट के इस छोर से लेकर उस छोर तक इधर उधर बिखरे पड़े दिए, फूल, प्लास्टिक की थैलियां, पूजन सामग्री, गन्ना के अवशेष इकट्ठे किए गए। सीढ़ियों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई पर ध्यान दिया गया। कल की जो स्थिति थी और आज में कितना परिवर्तन हम आप देख सकते हैं, बहुत कचरा हो गया है। तो ये जागरूकता के तहत ये बहुत अच्छा काम है और हम लोगों का भी ये संकल्प लेना पड़ेगा कि निरंतर अगर महीने में एक बार या 2 बार भी हम किसी के साथ करते हैं, एनजीओ के साथ मिलके ये काम, तो इससे हम नदी को, घाट को, मतलब हम लोग स्वयं से खुद से मिलके सब लोग जन सहयोग से हम लोग इसको सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। आज बिलासपुर शहर में छठ घाट का नाम पूरे सम्मान के साथ यह छत्तीसगढ़ में लिया जाता है। छठ माता की कृपा इसमें बरसी हुई है और आज इतना बड़ा घाट कहीं है भी नहीं, इतनी सुंदर जगह नहीं है। हम सब एनजीओ वाले तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं समाज सेवा। हम सब ने मिलकर ये एक निर्णय लिया कि महीने में एक बार आके अगर हम एनजीओ वाले आके किसी भी कोई भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एनजीओ, सभी मिलकर इस घाट की सफाई करेंगे या आके यहाँ बैठ के 10 मिनट आपस में चर्चा करेंगे और पिकनिक टाइप का बनाएंगे। सभी ने एक स्वर में माना कि बिलासपुर के इस सबसे बड़े और उपयोगी छठ घाट की सफाई बिलासपुर के हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है और इसके लिए नियमित प्रयास की आवश्यकता है। घाट पर सफाई करने पहुंचे एनजीओ के सदस्यों ने कहा कि वे एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से घाट की सफाई करते रहेंगे ताकि छठ पूजा के अवसर पर जिस तरह की सफाई तोरवा छठ घाट पर नजर आती है वैसी ही स्थिति वर्ष भर बनी रहे। छठ घाट की सफाई करने पहुंचे वॉलेंटियर्स के उत्साहवर्धन के लिए छठ पूजा समिति के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने इस पहल के लिए सबके प्रति आभार जताया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।